हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी और जो रीसेंट साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं उसके बारे में। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की हुई है साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। ये आज की वीडियो लास्ट है, हिस्ट्री के बारे में लास्ट है। तो पहली जो हमारी थी उसमें हमने देखा था कि साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, लाइक कन्वेंशनल, उसका क्या प्रोग्रेस रही है। उसके बाद में हमने देखा सेकेंड वीडियो में कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उसकी क्या हिस्ट्री रही है और मॉडर्न साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप होके आज के टाइम की जो मॉडर्न साइकोलॉजी वहाँ तक कैसे पहुँची। इसके और पहले मैंने साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शंस वगैरह और डिटेल में चीज़ें डाली हुई हैं, कुछ काफ़ी वीडियोस डाले हैं, 5-6 वीडियोस। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देख सकते हो। आज की वीडियो के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है? देखो, मॉडर्न साइकोलॉजी को बहुत सारे सब डिसिप्लिन में डिवाइड किया, उसके कई सारे भाग हैं, ठीक है। और उनका जो बेस है वो है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स पे काम किया और उसके बाद में ये सब डिसिप्लिन जो है वो हमारे सामने लेकर के आए। बहुत सारे सेटिंग्स का मतलब क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी, गवर्नमेंट एजेंसीज़, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इन सभी अलग अलग सेटिंग्स पे उन्होंने काम किया और फिर हमको जो डिफरेंट सब डिसिप्लिन है मॉडर्न साइकोलॉजी के, वो उनसे आज हमें परिचित कराया। अभी जो रीसेंट ईयर में है अप्लाइड साइकोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा जो है उसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर भी है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस पे काफ़ी ध्यान दिया, खासकर इसको जो हमारे एकेडमिक वगैरह में है उसमें साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को लेके उन्होंने काफ़ी अटेंशन अपना शो किया। यूनाइटेड स्टेट में क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, स्पेशली इसको सेपरेटली रिसर्च साइकोलॉजी से सेपरेट करके देखा गया, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो रियल एनवायरनमेंट और रियल प्रॉब्लम्स है उस पर काम करते हैं, ठीक है। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी हम बोल सकते हैं उसको। इससे डायरेक्टली हम किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, प्लस उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जबकि रिसर्च साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस होती है, वो बहुत ज़्यादा थ्योरी पे जाती है और रियल प्रॉब्लम पे रहती है, बट उसका ज़्यादा फोकस जो रहता है वो थ्योरी पे रहता है। बायोलॉजिकल मॉडल्स जो हैं बिहेवियर के, वो अभी साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा भी पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है बायो की फील्ड में भी और डॉक्टर्स की फील्ड में भी। क्योंकि ये साइकोलॉजी जो कि एक फ़िलॉसफी, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट आया है वो आया था फ़िलॉसफी से। फ़िलॉसफी कम्प्लीटली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काइंड ऑफ इमेजिनरी भी है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रूफ के साथ चीज़ें नहीं हैं। जबकि जब हम बायो की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं होती, उसमें हर चीज़ प्रूफ्ड होती है, साइंटिफिक होती है। तो जब ये दोनों मर्ज होते हैं तो ये एक बायो साइकोलॉजिकल फील्ड बन जाती है। जैसे कि पीईटी करके एक होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये क्या है? ब्रेन की मैपिंग की एक स्कैनिंग है, जिससे डॉक्टर्स को या जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, उनको पता चलता है कि हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से अफेक्ट करता है ह्यूमन थॉट और बिहेवियर को। अभी अगर हम कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट की बात करें, जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल साइकोलॉजी से हटकर है, तो वो हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और एक थ्योरेटिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ये समझाने के लिए कि हमारा जो थॉट है या बिहेवियर है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन बायोसाइकोलॉजी में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली दिमाग की, हमारे ब्रेन की डिज़ाइन, न्यूरॉन्स के बेसिस पे उसकी मैपिंग से हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा किस तरीके का बिहेवियर क्यों है या हमारे किस तरह की थॉट प्रोसेस क्यों है, किस बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है, विद द प्रूफ। कॉग्निटिव मॉडल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, क्योंकि काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये गेस्टल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ड्राइव हुआ है। इसमें जो हमारा मेन फोकस रहता है
वो रहता है थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे मीडिएटर का काम करता है किसी भी स्टिमुली या रिस्पॉन्सेस के ऊपर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बहुत ही डिफरेंट एक फील्ड भी है जो कि हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की गहराई से स्टडी करने में हमें मदद करती है, कोई भी इंसान की थॉट प्रोसेस को समझने में मदद करती है। कॉग्निटिव साइकोथेरेपी भी होती है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही कारगर थेरेपी है जिसमें किसी भी पर्सन के सोच को समझने में मदद मिलती है, वो क्यों ऐसा सोच रहा है और उस सोच के बेसिस पे वो क्या बिहेव कर रहा है, या पास्ट में किस तरीके का उसका थॉट प्रोसेस रहा है जिसकी वजह से आज उसकी जो पर्सनैलिटी है पूरी, वो वैसी पर्सनैलिटी उसने क्यों डेवलप की है, क्या इसके पीछे किसी तरह का थॉट प्रोसेस रहा है, थॉट पैटर्न रहा है। तो कॉग्निटिव जब हम साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली हम थॉट पैटर्न को ही पकड़ते हैं, और अगर कुछ नेगेटिव बिहेवियर या किसी तरह का डर या किसी तरह के हेजिटेशंस अगर किसी भी पर्सन के अंदर में होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी में होते हैं, तो हम उसके थॉट पैटर्न को समझ के प्रीवियस बचपन से उसका क्या थॉट पैटर्न डेवलप हुआ है उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं, अगर वो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है तो, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि 18th और 19th सेंचुरी में थोड़ा पिक्चर में आई थी, पिक्चर इन द सेंस मूवी में नहीं, मतलब थोड़ा लोगों के सामने आई थी, ठीक है। इसको कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, फ्योरोबेल, पेस्टलोजी, फ्राइडरिच, मैंने पहले भी कहा है अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आगे पीछे हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, इट्स हार्ड नेम फॉर मी, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा डेवलप किया, कुछ अदर साइकोलॉजिस्ट आए, हर्बार्ट वगैरह, इन्होंने स्टेनली हॉल या थॉर्नडाइक वगैरह, तो इन्होंने थोड़ा सा एक्सपांड किया एजुकेशनल साइकोलॉजी को। आज के टाइम पे एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आजकल पता होगा हर स्कूल्स में भी काउंसलर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए हैं ताकि वो बच्चों को समझा सकें, समझ सकें, अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर बिहेव कर रहा है या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है या नहीं पढ़ाई कर रहा है या उसका बिहेवियर नहीं सही है, इवन इन जनरल भी अगर बच्चों को किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो काउंसलर के पास में जा सकते हैं, या उनको एक टर्म्स में बोल सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हैं। इवन दो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टीचर्स की भी मदद करते हैं ये समझने में कि बच्चों को किस तरीके से समझना है। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो किस तरीके से उनको पढ़ाएं, या पर्टिकुलर अगर कुछ स्टूडेंट हैं वो वीक हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ाएं कि वो उस सब्जेक्ट को कवर अप कर सकें। जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को भी बताता है, लाइक हमको पता है कि जैसे एक ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है कि स्कूल में बुक्स मिलती हैं, हमें बुक्स में हमें होमवर्क करना है, रीड करना हो गया, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इस कॉन्सेप्ट को भी बताता है कि जो चीज़ हम देखते हैं या जो चीज़ हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड रहती है वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए जनरली स्कूल्स में हमें कोई भी जैसे नीति शिक्षा की बुक है तो हमको एक स्टोरी के बेसिस पे हमेशा बताया कि क्योंकि स्टोरी हमारे दिमाग में, मतलब किसी भी पर्सन के दिमाग में, इंसान के दिमाग में बहुत लॉन्ग टर्म रहती है, ज़्यादा गहराई से जो हमारा माइंड है अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो कि केवल याद करने वाली जो चीज़ है, मतलब जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है जिसके पीछे कोई कनेक्शंस नहीं रहते, जिसको केवल एक फैक्ट बेसिस पे याद किया जाता है, तो वो चीज़ हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। तो इस तरीके का एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आज के टाइम पे स्कूल्स में, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि किस तरीके से पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हम एजुकेशन को स्कूल में एजुकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों के भले के लिए, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी जो है, जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे विलियम मैकडोगल या हैवलॉक इल्स, उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। बहुत सारे सोशल एनवायरनमेंट की उन्होंने स्टडी की, इंडिविजुअल पर्सन कौन कैसे एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सारे उन्होंने सेटिंग्स पे अपना रिज़ल्ट वेरीफाई किया और उसके बाद फिर हमारे सामने उस चीज़ को रखा जिससे हम समझ पाएँ कि सोशल साइकोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन को अफेक्ट करती है। प्लस जो पूरा कोर्स ऑफ लाइफ रहता है, मतलब हमारा पूरा जो जीवन रहता है, हमारा थॉट चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, तो ऐसा क्यों है या किस बेसिस पे होता है ये भी समझने में हमें सोशल साइकोलॉजी जो है मदद करती है, क्योंकि हम समय के साथ मैच्योर्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, राइट।
हमारा बचपना कम होता है, हमारे मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, हमारी लर्निंग्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उस बेसिस पे काफ़ी चेंजेस हमारे थॉट प्रोसेस, बिहेवियर में आते हैं, पर्सनैलिटी में आते हैं। हम देखते हैं कई लोग, हम बोलते हैं यार स्कूल में कितना डरपोक था, अब देखो कितना मतलब कॉन्फिडेंट हो गया है। तो इस तरीके से जो है पूरा जीवन की लर्निंग्स से बहुत कुछ हमारे जीवन में, हमें पर्सनैलिटी पे जो है प्रभाव पड़ता है। तो वही सारी चीज़ सोशल साइकोलॉजी में हमें देखने को मिलती हैं, समझने के लिए मिलती हैं। ठीक है, हमारे माइंड की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो लेबॉर्ट्री रिसर्च वगैरह है, ठीक है, ये आती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है ना, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टिमुली क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लेबॉर्ट्रिक एनवायरनमेंट में प्रॉपर साइंटिफिक वे में हम जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइकोलॉजी का। और इसमें हम पर्सन्स के ऊपर करते हैं, लाइक कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि माइंड कैसे रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर आते हैं जो अभी अभी बहुत सारी जो 2023 है, या बोलना चाहिए अभी किसी सदी जो चल रही है, बहुत ज़्यादा रीसेंट अभी बहुत न्यू फील्ड साइकोलॉजी की आ गई हैं। मतलब सब डिसिप्लिन को भी सब डिसिप्लिन पे तोड़ा है अभी, जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी की कई सारी फील्ड्स हैं जो कि वर्क प्लेस वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि उस कुछ जो आजकल, जैसे मैंने स्कूल का आपको एग्जांपल दिया, वर्क प्लेस में भी कुछ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, या फिर उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जाए, इन सब चीज़ों के लिए समझने के लिए भी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। बहुत सारी साइकोलॉजी जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी इलनेस से, या बचने के लिए, या रिकवरी करने के लिए। जो इवन बहुत ज़्यादा सोमैटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, हार्ट डिसीज़, कैंसर, डायबिटीज़, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि मतलब ये हम आगे चर्चा करेंगे सोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिनका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। कुछ बीमारियाँ हमारे फिज़िकल दिखाई देती हैं कि हमें फ़िज़िकल बीमारी है, लेकिन वो हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज से जुड़ी हुई रहती हैं, उसको सोमैटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। और वो बीमारियां अगर आप फिज़िकल दवाई ले रहे हैं, अगर उससे उतना असर नहीं भी हो रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, थेरेपी से वो बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के जीवन में और इन जनरल, क्योंकि हमारे बारे में है, राइट। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हमें ये समझने को मिलता है कि जो हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी पर्सन किस तरीके से रहता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमको साइकोलॉजीज़ के जो अभी न्यू सब फील्ड्स हैं उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, लोग काउंसलर वगैरह को भी प्रेफर करते हैं। साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से इतना नहीं कतराते। बहुत ज़्यादा छोटी सिटी में होगा भी कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट होते होंगे, लेकिन बड़ी सिटीज़ में लोग मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। वो एकदम खुले दिमाग से साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जब आप अगर फिज़िकल बीमार हो, अगर आप फिज़िकल डॉक्टर के पास जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो या आपको मेंटली कुछ इशू आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो। एक कॉन्सेप्ट हमेशा से है कि अरे ये साइकेट्रिस्ट के पास जाता मतलब ये पागल है। नहीं, आपको सिर्फ मदद की ज़रूरत है, आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हो तो कभी भी इस चीज़ से हेजिटेट मत करो। चाहे तो आप स्कूल में हो, आपके स्कूल में अगर कोई काउंसलर है, आपको लगता है आपको मदद की ज़रूरत है, आपको सिर्फ बात करने की भी ज़रूरत है, तो आप जा सकते हो। अब जाओ, आप बात करो, आप 10 मिनट 15 मिनट, सम टाइम आपको पता होगा एक बात करने से बहुत सारी चीज़ों के हल निकल जाते हैं। आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, आप अपने फ्रेंड्स के पास तो जाते ही हो, उनसे बात करते हो। कई बार वही आपको ऐसी ऐसी एडवाइस दे देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। बट एक्सपर्ट के पास जाओगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो, आप अडल्ट हो, अडल्टहुड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें खुद को नहीं समझ में आती कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, ये सब टीनेज में, अडल्टहुड में देखने को मिलते हैं।
लेकिन यही है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग, दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो पागल हो गया है। तो ऐसा नहीं सोचना है। ये आपका जीवन है, आप अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप बेहतर महसूस करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप डिसीज़न अपने लिए ले रहे हो, ना कि लोगों के लिए ले रहे हो। तो अगर आपको बात करने की ज़रूरत है, आप उठो, बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते हो, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। आप एक रूम में बंद होकर आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से वहाँ नहीं होती। यही कोई भी प्रोफेशनल का फर्स्ट रूल होता है ना। फर्स्ट उनके एथिक्स होते हैं कि किसी भी अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसके अलावा भी काउंसलिंग साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक, कम्युनिटी साइकोलॉजी बहुत सारी होती हैं। क्रिमिनल्स वगैरह के माइंड रीड करने के लिए या क्रिमिनोलॉजी वगैरह से रिलेटेड जो है वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती है, वहाँ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं ये समझने के लिए कि क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे काम करता है, वो क्यों कोई सीरियल किलर पर्टिकुलर सीरीज़ में या पर्टिकुलर पैटर्न में जो है वो ये गेम्स कर रहे, गेम्स इन द सेंस कि किल कर रहा है लोगों को, लाइक दिस। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लगा हो, वैसे मैंने बहुत इजी आसान लैंग्वेज में आपको बताया है, और ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो आपको ऐसे प्रॉपर वीडियो में ये बना कर और ये सारी चीज़ें करके आपको बता सकती हूँ। लेकिन देखो, ये आप रीड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उससे नोट्स ले सकते हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए। मैंने भी साइकोलॉजी से मास्टर्स किया है, आई एम गोल्ड मेडल इन माई मास्टर्स। तो मुझे पता है कि हमको एक नोट्स भी चाहिए होते हैं प्रॉपर, लेकिन उस नोट्स को ईजी भाषा में हमको समझना भी होता है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आप बस हेडफोन लगा के सुन भी लोगे एक बार बिना वीडियो देखें तो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार ही आप सुनोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो उठाओ और नोट्स बना लो, सिंपल। स्क्रीनशॉट्स लेके रख लो अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो। इतना भी बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाली हूँ, तो आप इससे जुड़े रहिएगा। और हम ऐसे पूरा साइकोलॉजी का पूरा कोर्स जो है ऐसे इजी लैंग्वेज में कवर कर लेंगे और आप प्रो हो जाओगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।